हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू पर। तो यहाँ पे अपन लोग भारत के विशाल मैदानों को पढ़ रहे थे और अधूरा रह गया था, उसी को अपन लोग आगे बढ़ाएंगे। तो जो भारत के विशाल मैदान है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में जानेंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो विशाल मैदान है, इनकी उत्पत्ति से संबंधित जो एडवर्ड स्वेस हैं, इनकी संकल्पना को अपन लोग पढ़ेंगे और भी 2-3 संकल्पना है उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है। जो इनका कहना था कि जो हिमालय है, इसका पर्वतीकरण के परिणाम स्वरूप हिमालय और प्रायद्वीप भारत के मध्य एक विशाल खड्ड या फिर खाई बनी। ठीक है। और ये जो विशाल खड्ड था, इसकी आधार तल यानी कि जो बेड था वो समतल और चौरस नहीं थी। इसका उत्तर और दक्षिण में ढाल जो था वो कैसा था, असमान था। नदियों ने हिमालय की चट्टानों का अपरदन किया, जो आपकी गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। इन नदियों के द्वारा जो हिमालय की चट्टान है, इनका अपरदन हुआ। अपरदन जो पदार्थ थे यानी कि जो सेडिमेंट्स थे, इनका जो विशाल खड्ड था, जो खाई थी, उसमें निक्षेपण किया। ठीक है। निक्षेपण इतना हुआ कि वो एक जब तक समतल मैदान में ना बदल गया तब तक उसका निक्षेपण होता रहा। ये जो विशाल खड्ड है, एक विस्तृत समभिन्नति इनके रूप में ये था। समय के साथ साथ ये विशाल खड्ड अवसादों से भर गया और विशाल मैदान का निर्माण हो गया। एडवर्ड स्वेस के अनुसार अगर देखें अपन लोग तो हिमालय और प्रायद्वीप भारत के मध्य में क्या था, एक विशाल खड्ड था, जो अभी अपन लोगों ने पढ़ ही लिया है। और ये भी पढ़ लिया कि जो एडवर्ड स्वेस हैं, इनके मतानुसार विशाल मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा हिमालय के अपरदन से प्राप्त अवसादों के विशाल खड्ड में लगातार जमाव या फिर निक्षेपण के कारण ये जो पूरी तरीके से भर गया, और भरने के कारण यहाँ पर क्या बने, मैदान बने। और देखिए यहाँ पे दूसरी संकल्पना है सिडनी बुराड की। इनको भी देखें तो जो सर सिडनी बुराड हैं, इनके अनुसार हिमालय पर्वतीकरण के समय हिमालय और जो भारतीय प्रायद्वीप के मध्य में क्या थी, विस्तृत रिफ्ट घाटी थी। इनके आप टर्म याद रखिएगा, उन्होंने खड्ड बोला है, यहाँ पे इनको रिफ्ट घाटी नाम लिया है। हिमालय तथा जो भारतीय प्रायद्वीप है, इसके मध्य में रिफ्ट घाटी जो थी, निर्माण जो हुआ था वो सामान्य 2 भ्रंशों के निर्माण से हुआ था। ठीक है। यानी कि 2 भ्रंश थे, जिसके कारण यहाँ पर रिफ्ट वैली बनी। और ये जो रिफ्ट घाटी है, इसके उत्तर और दक्षिण में जो खड्ड यानी कि ब्लॉक्स का निर्माण क्रमशः हिमालय की दक्षिणी पर्वत श्रेणियों तथा भारतीय प्रायद्वीप के अग्रदेश फोरलैंड के द्वारा हुआ था। सिडनी बुराड के अनुसार 2400 किलोमीटर लंबी तथा 500 मीटर गहरी विस्तृत रिफ्ट घाटी का निर्माण हुआ और हिमालय की उत्पत्ति तथा उसके उत्थान के कारण हुआ। ठीक है। बाद में क्या हुआ कि जो बाद में हिमालय से आने वाली नदियां थीं, नदियों ने अपने साथ में क्या लेकर के आई, सेडिमेंट्स लेकर के आई। सेडिमेंट्स से ये जो रिफ्ट घाटी थी वो भर गई, और भरने के कारण जो अवसादीकरण हुआ, तो वो रिफ्ट घाटी उभरने लगी। उभरने के साथ में यानी कि जो मैदान बना आपका, इसको आप लोगों ने नाम उत्तर भारत के मैदान लिया। आगे बढ़ेंगे तो जो सर सिडनी बुराड हैं, इनका आपने पढ़ ही लिया कि रिफ्ट घाटी का यहाँ पे निर्माण हुआ था सामान्य 2 भ्रंशों के कारण। चलो आगे बढ़िए। इन्होंने भी नदियों का सहारा लिया है कि नदियों के द्वारा जो सेडिमेंट्स आए वो इसमें भर गए। बस डिफरेंस कितना है कि इन्होंने रिफ्ट घाटी लिया है, तो वहाँ पे उन्होंने जो खड्ड है, खाई का नाम लिया है। एक और देखें फ्रैंकलिन ब्लैनफोर्ड की संकल्पना। तो ये ब्रिटिश मौसम विज्ञानी है एवं प्राणीशास्त्री हैं। भारत के प्रथम आधिकारिक मौसम विज्ञानी तथा भारतीय भूगर्भिक सर्वे के वैज्ञानिक हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफोर्ड ने भारत के विशाल मैदान की उत्पत्ति के लिए व्याख्या दी थी। और इस व्याख्या में इन्होंने सागर निवर्तन की प्रक्रिया, ठीक है, ये इनका आप लोग संकल्पना का नाम याद रखिएगा, सागर निवर्तन की प्रक्रिया की संकल्पना का प्रतिपादन किया। और ब्लैनफोर्ड के अनुसार जो इयोसीन काल में भारत तथा अफ्रीका आपस में मिले हुए थे। पूरब में सागर का आसाम से लेकर के इरावती नदी तक एक, और सागर का पश्चिम में ईरान और बलूचिस्तान से सिंधु नदी तक का विस्तार था। ठीक है। तो जो इयोसीन काल है, इसके अंत में जो पश्चिमी सागर है, इसका पंजाब तक विस्तार हो गया। यानी कि जो पश्चिम वाला सागर था वो अब कहाँ तक आ गया, पंजाब तक आया। और मायोसीन काल में हिमालयी पर्वतीकरण के परिणाम स्वरूप ये सागरों का निवर्तन हुआ, यानी कि रिफ्रीट हुआ, और पश्चिमी तथा पूर्वी सागरों का निवर्तन हिमालय से आने वाली जो पुनर्योबित नदियों के द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स यानी कि अवसाद हैं,
उनमें सागरों में लगातार निक्षेपण होता रहा और निक्षेपण होने के कारण जो सिंधु की खाड़ी है, जो पहले वर्तमान में गढ़वाल तथा कुमाऊं तक थी, और पूर्वी खाड़ी जो कि शिलांग में फैली हुई थी, ये अवसादों से भर गई और इस तरीके से आप लोगों का भारत के विशाल मैदान बने। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो आप लोग समझ गए होंगे। इन्होंने सागरों का निवर्तन किया है, खाड़ियों को भरा है, और सहारा तीनों ने किसका लिया है, नदियों के द्वारा बने जो लाए गए सेडिमेंट्स के द्वारा। ठीक है, भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन अपन लोग देखें तो यहाँ पे नाम याद रखेंगे अपन लोग आर.एल. सिंह का। आर.एल. सिंह ने क्या किया था 1971 में, जो भारत के विशाल मैदान है इनको 6 मध्य स्तरीय प्रदेशों में बांटा था। ठीक है, मीसो लेवल रीजन में कितने में बांटा था, 6 में बांटा था। तो सिंपल आप लोगों से पूछा जाता है कि आर.एल. सिंह के द्वारा भारत के विशाल मैदानों का विभाजन कितने स्तरीय में हुआ था, तो वो आप लोग 6 में याद रखेंगे। कौन कौन से 6 लेवल हैं, तो एक आपका राजस्थान मैदान, पंजाब मैदान, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निचला गंगा मैदान और आसाम की घाटी। ये 6 भागों में इन्होंने डिवीजन किया था। और आर.एल. सिंह ने 1971 में भारत के विशाल मैदान का निम्नलिखित यानी कि 13 प्रथम श्रेणी के प्रदेशों में भी विभाजन किया था। अब 13 हैं प्रथम श्रेणी के प्रदेश, तो इनको देख लीजिए कौन कौन से हैं। एक आप लोगों का मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान बांगर प्रदेश, उत्तरी पंजाब प्रदेश, दक्षिणी पंजाब प्रदेश, उत्तर ऊपरी गंगा प्रदेश, दक्षिणी ऊपरी गंगा प्रदेश, उत्तरी मध्य गंगा प्रदेश, दक्षिणी मध्य गंगा प्रदेश, और बाकी का उत्तरी बंगाल मैदान, और भी है यहाँ पे आपके डेल्टा का मैदान, राड का मैदान, ऊपरी आसाम घाटी और निचली आसाम घाटी। इस तरीके से उन्होंने 13 क्षेत्र में ये बांटे। अब राजस्थान का मैदान अपन लोग देखें तो ये जो राजस्थान का मैदान है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो आप लोगों से बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अरावली को छोड़कर राजस्थान मैदान को 2 मैदान प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक है आप लोगों का मरुस्थलीय मैदान, दूसरा है आप लोगों का पूर्वी राजस्थान मैदान। जो मरुस्थलीय मैदान है उसमें अरावली के उत्तर पश्चिम भाग को शामिल किया जाता है, तो वहीं जो पूर्वी राजस्थान का मैदान है उसमें अरावली के दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो राजस्थान मैदान है ये अतीत में सागर के नीचे रहा था, और राजस्थान मैदान में कई नमकीन झीलें पाई जाती हैं, जैसे कि सांवर झील है, पंचप्रदा झील है, लून कसार झील है आपकी, और डोगना झील, फालोदी झील, काबो झील, गाडे डिबाना झील। ठीक है, ये सभी झील हैं जो कि कैसी हैं, लवणीय हैं, नमकीन झील हैं। राजस्थान की सांवर झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील है। ठीक है, लूनी नदी क्या है यहाँ पे, उत्तर पश्चिम भाग को ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर जो थाली या फिर रेत के मैदान या फिर जो थार मरुस्थल इसको कहा जाता है। मरुस्थलीय भाग में अनेक अनुदैर्य बालू का स्तूप बने हुए हैं। बरखान और बालू के स्तूप आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आगे देखिए तो जो राजस्थान मैदान है परमो कार्बोनिफेरस काल से लेकर के प्लीस्टोसीन काल में इसके उत्थान होने तक सागर के नीचे रहा है ये, यानी कि जब तक इसका उत्थान नहीं हुआ तब तक ये यानी जो आपका परमो कार्बोनिफेरस से लेकर के प्लीस्टोसीन काल तक का टाइम है ये कहाँ पे रहा था, सागर के नीचे था, यानी कि जो आपका सी लेवल है उससे ये नीचे रहा था। प्लीस्टोसीन काल में जब राजस्थान मैदान का उत्थान हुआ तब जाकर ये सागर मुक्त हो पाया। ठीक है, यानी कि राजस्थान मैदान का कब हुआ, तो प्लीस्टोसीन काल के बाद में। राजस्थान में पाई जाने वाली जो खारे पानी की झीलें हैं इसका प्रमाण है कि जो भारत तिब्बत चीन सीमा पर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित 699 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई जो पेंगोंग झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील है। तो पेंगोंग झील को आप लोग याद रखेंगे, फिर दूसरे नंबर पर आप लोग लूनी नदी को याद रखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सांवर झील है इसका क्षेत्रफल कितना है 230 से लेकर के 300 वर्ग किलोमीटर है, परंतु पूर्ण रूप से भारतीय सीमा के अंदर में जो है वो आपकी सांवर झील ही है और ये सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। आर.एल. सिंह ने 1971 में जो राजस्थान मैदान है निम्नलिखित को 7 द्वितीय श्रेणियों में विभाजित किया था। कैसे किया था, तो जैसलमेर मरुस्थल, ठीक है, एक आप लोगों का जैसलमेर मरुस्थल हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका ये आप डिवीजन देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलो बाड़मेर, बीकानेर चुरमरुस्थल, घग्गर मैदान, शेखावटी प्रदेश, लूनी बेसिन और नागौर प्रदेश, ये आपके 7 प्रदेश हो गए राजस्थान के जो कि आर.एल. सिंह के द्वारा विभाजित किए गए थे।
230 से लेकर के 300 वर्ग किलोमीटर में फैली तथा जयपुर जिले की अवस्थित सांवर झील जो है राजस्थान मैदान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये कहाँ की है? राजस्थान की है। सांवर झील जयपुर से 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में, अजमेर से 64 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। और सांवर झील के जो प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। जलग्रहण क्षेत्र जो है इसका वो 5700 वर्ग किलोमीटर है। अधिकतम लंबाई 35 किलोमीटर, अधिकतम चौड़ाई 3 से 11 किलोमीटर। सतह का क्षेत्रफल 230 से लेकर के 300 वर्ग किलोमीटर। अधिकतम गहराई 3 मीटर, औसत गहराई 0.6 मीटर, सागर तल से ऊंचाई 360 वर्ग मीटर। ठीक है। और नामित यानी कि डिजाइन किया गया था कब? 1990 में, 1990 में जो रामसर के द्वारा ये नामित की गई थी। चलो आगे बढ़िए। और राजस्थान में पाई जाने वाली जो अनेक खारे पानी की झीलें हैं उनमें आप लोग सांवर झील, पंचपदा, डेगना, कुंचमान, डिडवाना और आपकी लून करासर, ये सभी क्या हो जाएंगी? खारे पानी की झील हो जाएंगी, जो कि सागर के निवर्तन का परिणाम है। वास्तव में भारत का राजस्थान मैदान जो है पर्वो कार्बोनिफेरस के काल से प्लीस्टोसीन काल के टाइम तक ये सागर के नीचे रहा था और प्लीस्टोसीन के बाद में ये सागर मैदान के ऊपर आया। ठीक है। राजस्थान मैदान के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ये अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अधिकांश भाग जो है बालू और बालू के स्तूपों से आच्छादित है। 495 किलोमीटर लंबी लूनी नदी थार रेगिस्तान से होकर के प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है और अरावली पर्वत श्रेणी की पुष्कर घाटी से उत्पन्न होकर लूनी नदी जो है थार मरुस्थल के दक्षिण पूर्व भाग में प्रवाहित होती हुई कहाँ पे जाती है? अरब सागर में। ये गिरती नहीं है क्योंकि ये लुप्त हो जाती है। थार मरुस्थल के दक्षिण पश्चिम भाग में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको बरखान बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। स्थलाकृति होती हैं जो कि वायु के द्वारा बनाई जाती हैं, उनको अपन लोग आगे पढ़ेंगे। पश्चिम रेतीले मैदान तथा अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित विस्तृत अर्धशुष्क प्रदेश को राजस्थान बागर कहा जाता है, जिसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 कौन कौन से भाग हैं? तो एक आप लोगों का लूनी बेसिन, दूसरा आपका नागौर उच्च भूमि, घग्गर मैदान और शेरवाती मैदान। ठीक है। राजस्थान मैदान के जो थार मरुस्थल है यहाँ से प्रवाहित होने वाली जो 495 किलोमीटर लंबी नदी है उसका नाम क्या है? लूनी नदी है। ये गुजरात के कच्छ प्रदेश में यहाँ पर रण क्षेत्र में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। विभिन्न उच्चावच तथा भौतिक आकृतियों वाले राजस्थान मैदान को निम्न 4 प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से 4 प्रदेश हैं? तो पश्चिमी रेतीला मैदान, जिसके आप लोग 2 पार्ट डिवाइड कर सकते हो, रेतीला शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क बेसिन। तो वहीं दूसरा आपका अरावली पर्वत श्रेणी तथा पहाड़ी प्रदेश, इसमें आप लोग के 4 क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्व अरावली क्षेत्र, मध्य अरावली, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश और आबू ब्लॉक प्रदेश। फिर आएगा आपका पूर्वी मैदान प्रदेश। पूर्वी मैदान प्रदेश में आप लोग शामिल करोगे चंबल बेसिन को, बनास बेसिन को और माही बेसिन को। तो वहीं आपका आएगा हदौती पठार, ये दक्षिण पूर्व पठार प्रदेश है। इसमें आप लोग शामिल रखोगे दक्कन उच्च भूमि को और विंध्यन प्रदेश को। ठीक है। चलिए, पूर्वी राजस्थान किसको कहा जाता है? तो ये उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित है, जिसको आप लोग पूर्वी राजस्थान कहते हो। और ये जो पूर्वी राजस्थान मैदान है राज्य के 22% से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत आता है टोंक है, बूंदी है, अजमेर है, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, भरतपुर, इन जिलों को यहाँ पे शामिल किया जाता है। स्पेसिफिक जैसे उस क्षेत्र का आप लोग एग्जाम देते हो राजस्थान का, तो वहाँ के लिए जीएस टाइप में हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। पूर्वी राजस्थान मैदान को 3 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया। कौन कौन से हैं? चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही बेसिन, जो अभी अपन लोगों ने पढ़ा था। नदियों के नाम पर इनका ये नामकरण हुआ है। आगे बढ़े तो आगे है जो अरावली पर्वत श्रेणी है, पूर्वी राजस्थान की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है। और बनास बेसिन पूर्वी राजस्थान मैदान के सर्वाधिक क्षेत्र पर यानी कि 18,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रेणी के उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में स्थित पूर्वी राजस्थान मैदान भारतीय राज्य राजस्थान के 23% भौगोलिक क्षेत्र पर विस्तृत है और इस मैदान की पश्चिमी सीमा जो है अरावली पर्वत श्रेणी के पूर्वी किनारे के द्वारा ये निर्धारित होती है। आगे बढ़िए, राजस्थान का बांगर प्रदेश देखें तो ये बांगर जो प्रदेश है पश्चिम में पश्चिमी रेतीले प्रदेश जो थार के मरुस्थल में है तथा पूर्व में अरावली पर्वतमाला के मध्य में
जो अर्ध शुष्क प्रदेश है इनको राजस्थान बांगर प्रदेश कहा जाता है। राजस्थान बांगर प्रदेश है जिनको 4 उप प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से वो 4 उप प्रदेश हैं, तो यहाँ पे नाम आप लोग याद रखेंगे, लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, घग्गर बेसिन और शेखावती प्रदेश हो जाएंगे। ये क्या है, आपके राजस्थान के बांगर प्रदेश के सब डिवीजन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी 56 पहाड़ियाँ, जिन्हें आप लोग शिवानकोड़ा पहाड़ियाँ या फिर नकोड़ा पहाड़ियों के नाम से भी जाने जाते हैं। लूनी बेसिन के बाड़मेर जो जिला है यहाँ पे स्थित है। ये वास्तव में जो बाड़मेर जिले में मोकलसर से लेकर के गढ़शिवाना तक फैली पहाड़ियों के समूह को लूनी बेसिन में सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, 56 पहाड़ियाँ कहा जाता है। लूनी बेसिन की जो नकोड़ा पहाड़ियाँ हैं इसमें बेशकीमती ग्रेनाइट चट्टानों का भंडार है और यहीं से ग्रेनाइट क्या है, निकाली जाती है। आगे बढ़े, लूनी बेसिन देख लेते हैं। लूनी बेसिन का भारतीय राज्य राजस्थान के अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, उदयपुर जिलों के भागों में ये आपके 37,796 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो वहीं अरावली की बात करें तो जो अरावली पर्वतमाला है इसके पश्चिम में स्थित लूनी बेसिन राजस्थान बांगर प्रदेश के बड़े भूभाग का ये निर्माण करती है। दूसरा आपको देखें तो जो लूनी बेसिन है इसके अंतर्गत जसवंतपुर पहाड़ियों में स्थित डोरा पर्वत सागर तल से 859 मीटर ऊंचा है और जालौर जिले में स्थित है। डोरा पर्वत दक्षिण पश्चिम राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, नाम याद रखिएगा डोरा का, ठीक है। अन्य पहाड़ियों में आप लोग याद रखते हैं 56 की पहाड़ियाँ, शिवानकोटा पहाड़ियाँ या फिर इनको बाड़मेर जिला तथा जालौर जिला की राजा बखार पहाड़ियाँ, कंचनगिरी और कन्यागिरी को यहाँ पे शामिल किया जाता है। ये सभी पहाड़ियाँ हैं जिनको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़िए, यहाँ पे आपको लूनी बेसिन वगैरह दिखाया गया है, इनको देख लीजिएगा। चलो, लूनी नदी अरावली पर्वतमाला के पश्चिम ढाल से अजमेर के पास से निकलती है। राजस्थान बांगर एवं थार के मरुस्थल से होकर के 495 किलोमीटर का ये सफर तय करती है और इसके बाद में जो गुजरात का कच्छ का रण प्रदेश है वहां पे जाकर के समाप्त हो जाती है या फिर लुप्त हो जाती है। लूनी नदी अरब सागर में तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि ये क्या है, वर्षा पूरित नदी है और वर्षा पूरित होने के कारण ये मौसमी नदी है, तो इसमें जल इतना ज़्यादा नहीं होता है कि अरब सागर तक ये पहुंच पाए। पश्चिमी मैदान में प्रवाहित होने वाली लूनी नदी का नाम जो है संस्कृत शब्द के लवड़ावरी यानी कि लवड़ावती से लिया गया है, जो कि लवड़ का अर्थ होता है नमक। और जो लूनी नदी है अजमेर के निकट अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल से निकलती है और अपना ये उद्गम से 100 किलोमीटर मार्ग में लूनी नदी जो है ताज़ा जल की नदी रहती है। और जैसे ये बाड़मेर में जाती है तो बाड़मेर का जिला एक बाल्टोरा के पास में पहुंचती है तो लूनी नदी खारे जल की नदी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो नदी है नमक से परिपूर्ण भू सतह से नमक प्राप्त कर लेती है और अर्थात भू सतह का जो नमक है लूनी नदी के जल में घुल जाता है और ये कैसी नदी हो जाती है, खारी नदी हो जाती है, ठीक है। शुरुआत से खारी नहीं है ये। राजस्थान बांगर प्रदेश का शेखावटी क्षेत्र देखें तो ये जो शेखावती क्षेत्र है उत्तर पश्चिम में स्थित है। अर्ध शुष्क प्रदेश राजस्थान बांगर का उत्तर पूर्वी भाग है। इतना ही आप लोगों को इसमें पढ़ना है और बाकी का आप लोग छोड़िए, इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। आगे और देखें, हाँ ये देख लीजिए हर्ष पहाड़ियाँ शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं जो कि सीकर से मालखेड़ा और दत्तारगढ़ इन क्षेत्रों तक ये फैली गई हैं। और शेखावटी प्रदेश के निचले भाग में चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें आसानी से कुआं खोदा जा सकता है और इन सीढ़ीदार कुओं को स्थानीय भाषा में बावड़ी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बावड़ी क्या होता है, पागल लोग नहीं होते, बावड़ी कुआं को कहा जाता है। और जो शेखावटी क्षेत्र है अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान बांगर प्रदेश का उत्तरी भाग है, ये भी अपन लोगों ने देख लिया। और हर्ष जो है यहाँ पे कठोर एक पर्वत है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलो आगे बढ़िए। बालू का स्तूप यहाँ पे पाए जाते हैं जिनको आप लोग रेतीला टिब्बा कहते हो और खेजड़ी के वृक्ष भी यहाँ पे पाए जाते हैं। राजस्थान घग्गर के मैदान देखें तो जो घग्गर का मैदान है 2 प्रमुख नदियों से मिलकर के होता है। कौन कौन सी नदी है, घग्गर और हरका, नदियों को याद रखिएगा। घग्गर मैदान जो है भारतीय राज्य राजस्थान के श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिले में फैला हुआ है। और घग्गर मैदान की अकेली प्रमुख नदी है जो कि
अल्पकालिक तथा मौसमी है, ज़्यादा लंबा सफर ये तय नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये पूर्ण रूप से वर्षा पर निर्भर है और ये नदी जो है भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से उत्पन्न होकर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में प्रवाहित होती है। आगे बढ़िए, तो जो घग्गर मैदान है राजस्थान का सर्वाधिक गहन सिंचित क्षेत्र है और यहाँ पर क्या है, इंदिरा नहर है, गंगा नहर है, भाखड़ा, नागल है और जो फसलों की यहाँ पर सिंचाई की जाती है किसके द्वारा, घग्गर नदी के द्वारा। आगे बढ़े तो जो घग्गर नदी है और हरका नदी है संयुक्त मैदान है ये, यानी कि दोनों आपस में मिलकर के चलती हैं। समतल जलोढ़ मैदान का बना हुआ क्षेत्र है जिसकी ढाल कैसी है, मंद है, पश्चिम की ओर है और इस मैदान का सर्वाधिक क्षेत्र यानी कि 60% जो क्षेत्र है श्रीगंगानगर जिले में स्थित है और बाकी का हनुमानगढ़ जिले में है। अत्यधिक गहन सिंचाई की सुविधा सुलभ होने के कारण इस मैदान में कई प्रकार की फसलें की जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे गेहूं की, सरसों की, चावल, गन्ना, कपास, ये सब खेती यहाँ पे की जाती हैं। चलिए, राजस्थान बांगर प्रदेश का जो नागौर उच्च भूमि है इसको देख लीजिए। नागौर उच्च भूमि इसके अंतर्गत भारतीय राज्य जो राजस्थान है, नागौर जिले और जोधपुर को शामिल किया जाता है। नागौर उच्च भूमि की आकृतियां अंतर्देशीय सरताएं तथा खारे जल की झीलें जैसे कि सांवर झील, डेगवा झील, डिडवाना झील, ये सभी आपको नागौर उच्च भूमि देखने को मिल जाएंगी। और जो नागौर उच्च भूमि है इसकी सतह पर बालू का पत्थर, क्वार्टजाइट, इनके दृश्य भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नागौर जिले के जो पर्वतसर कस्बे हैं इनके पास ही कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं। नागौर उच्च भूमि में लाइमस्टोन और संगमरमर के विशाल भंडार पाए जाते हैं। नागौर उच्च भूमि में जो वार्षिक वर्षा है इसकी मात्रा पश्चिम से पूरब की ओर में बढ़ती जाती है। ठीक है, और नागौर उच्च भूमि की धरातलीय सतह कैसी है, क्षारीय और पथरीली है, यानी कि एल्कलाइन स्टोनी सरफेस है और इस भाग में वार्षिक वर्षा 250 मिलीमीटर से पूरब में 500 मिलीमीटर की ओर में बढ़ती जाती है। नागौर उच्च भूमि रेतीली पहाड़ियां हैं, निम्न गर्त यहाँ पे पाए जाते हैं और गर्तों में बाढ़ के जल के कारण बाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप नमक और सोडा इनका जमाव हो जाता है। ठीक है, जो राजस्थान के मैदान है और उनकी अवस्थिति, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मालपुरा, करौली मैदान ये आपका बनास बेसिन में है। मेवाड़ मैदान ये भी बनास बेसिन में है। शेखावटी प्रदेश ये आपका उत्तरी राजस्थान बांगर मैदान में है और मरुस्थली प्रदेश ये आपका राजस्थान का पश्चिमी रेतीले मैदान में है। ठीक है, थार के मरुस्थल में है। राजस्थान का बनास बेसिन देखें तो जो बनास नदी है अरावली पर्वतमाला के पूरब में पूर्वी राजस्थान मैदान और पूर्वी मध्य राजस्थान में स्थित है। इसके अंतर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, अजमेर, दौसा, राजसमंद, पाली ये सभी जिलों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। सागर तल से इसकी ऊंचाई 280 से लेकर के 500 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलो, कुंभलगढ़ के पास में अरावली पर्वतमाला से निकलकर 512 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में जो बनास नदी है सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी से मिल जाती है। ठीक है, किससे मिलती है, चंबल नदी से मिलती है। और भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो बनास बेसिन को 2 उप प्रदेशों में भी विभाजित किया गया है। एक तो है आप लोगों का मेवाड़ मैदान, दूसरा है आपका मालपुरा यानी कि करौली मैदान। जो बनास बेसिन है सागर तल से ऊंचाई आप लोगों ने देख ही ली और इसमें क्या रह गया है, ये भी आपका पढ़ ही लिया है। आगे बढ़े तो भारतीय राज्य राजस्थान का हडौती पठार, इसको देख लीजिए। जो हडौती उच्च भूमि या फिर पठार है, स्थानीय भाषा में इसको पठार तथा ऊपर माल इसको कहा जाता है। हडौती पठार के अंतर्गत जो भारतीय राज्य राजस्थान है इसका भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बसंत, झलवाड़ इन जिलों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। और जो हडौती पठार है 2 उप प्रदेशों में इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन से 2 उप प्रदेश हैं, तो एक तो है आपका विंध्यन एस्कार्पलैंड, दूसरा है आपका दक्कन लावा पठार। ठीक है, विंध्यन एस्कार्पलैंड का जो निर्माण है बालू का पत्थर, सेल चट्टान से तथा दक्कन लावा पठार के निर्माण से बेसाल्ट लावा से हुआ है। तो वहीं जो आपका भारतीय राज्य राजस्थान है इसके दक्षिण पूर्व में स्थित हडौती पठार है। इसके अंतर्गत राजस्थान का जो संपूर्ण क्षेत्रफल का 9.6% क्षेत्र आता है। ये एक लहरदार पृष्ठ वाला पठारी प्रदेश है जिसकी सागर तल से ऊंचाई 380 से 500 मीटर है। और ये पठार पूरब में मालवा का पठार, पश्चिम में अरावली पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में मारवाड़ जो आपका मारवाड़ का पठार है इसके मध्य में स्थित है। यहाँ की मिट्टियाँ हल्के काले रंग की हैं। ठीक है, पंजाब हरियाणा का मैदान देखें। ये जो पंजाब हरियाणा का मैदान है भारत के विशाल मैदान का उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर पश्चिम प्रदेश है
99,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और पंजाब हरियाणा मैदान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा और पश्चिम में ये 300 किलोमीटर चौड़ा है। पंजाब हरियाणा मैदान दो आपसे मिलकर के बना है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। और जो पंजाब हरियाणा मैदान है 4 उप प्रदेशों में इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? बारी दोआब, बिष्ट जलंधर दोआब, मालवा मैदान और हरियाणा भिवानी बांगर। ठीक है, पंजाब हरियाणा का मैदान जो है केवल 3 नदियों जो सतलज, रावी और ब्यास के द्वारा जलोढ़ीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। ठीक है, 2 दोआब हैं। एक तो यहाँ पे ब्यास रावी नदियों के मध्य में बारी दोआब, दूसरा है सतलज ब्यास के मध्य में बिष्ट जलंधर दोआब। ठीक है, ये दोनों दोआबों को नाम आप लोग याद रखिएगा। फिर आपका ये वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 99,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पंजाब हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में ये फैले हुए हैं। और इसमें नदी कौन कौन सी हैं? सतलज, ब्यास और रावी नदी हैं। तीनों नदियों को आप लोग याद रखेंगे। उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ, पूर्व में यमुना नदी और दक्षिण में राजस्थान मैदान, उत्तर पश्चिम में रावी तथा दक्षिण पश्चिम में सतलज नदियों के द्वारा ये सीमांकित होता है। पंजाब हरियाणा मैदान का जो भौमिकीय उद्भवन है ये पैलियोसीन नियोजिन कालों में हुआ है। ये मैदान कैसा है? लहरदार यानी कि उबड़ खाबड़ है। और उत्तर में ये 650 मीटर की ऊंचाई से दक्षिण में 200 मीटर की ऊंचाई पर है। और इस तरह इसका जो ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर में है। जो पंजाब हरियाणा जलोढ़ मैदान है, 2 दोआब कौन कौन से हैं? जो कि 3 सतत वाहिनी नदियों से मिलकर के बने हुए हैं, सतलज और रावी, ब्यास। 1947 से पहले अविभाजित पंजाब मैदान में 5 दोआब थे, परंतु विभाजन के बाद में पंजाब हरियाणा में कितने रह गए? 2 ही दोआब रह गए, जो अभी अपन लोगों ने पढ़े थे। चलो आगे बढ़िए। बिष्ट दोआब आप लोगों ने देख लिया। बिष्ट दोआब जो कि ब्यास और सतलज नदियों के मध्य में है। और भारतीय राज्य पंजाब के 13 जिले इसमें शामिल हैं। मालवा मैदान, इसकी सागर तल से ऊंचाई 300 से लेकर के 200 मीटर है। और मालवा मैदान का धरातली सतह जो है लहरदार है, उबड़ खाबड़ है। राजस्थान सीमा के पास में इसमें बालू का स्तूप आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। रेतीले कटक और छिटपुट रूप में यहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए, फिर आगे आपका मालवा के मैदान। ये जो प्रदेश है मालवा प्रदेश, इसका नामकरण किया था मालवा के लोगों पर। जो मालवा थे उन्होंने 4वीं सदी में पंजाब पर शासन किया था। जो मालवा मैदान की सागर तल से ऊंचाई अगर देखें तो 300 मीटर है और 200 मीटर से भी कम हो जाती है दक्षिण में आप लोग जाओगे तब। ठीक है, भारतीय राज्य जो पंजाब का बिष्ट दोआब है सतलज तथा ब्यास नदियों के मध्य में स्थित है। ये अभी अपन लोगों ने देख लिया। और बिष्ट दोआब से मालवा प्रदेश को अलग करती है, यानी कि जो सतलज है, सतलज नदी, ये क्या करती है? बिष्ट दोआब को मालवा प्रदेश से अलग करती है। ब्यास नदी उत्तर में बिष्ट दोआब को मांझा मैदान से अलग करती है। मांझा मैदान भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़े। बिष्ट दोआब को पंजाब के NRI केंद्र यानी कि NRI हब इसको कहा जाता है। ठीक है, बिष्ट दोआब को। इसके अंतर्गत पंजाब के होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर और शहीद भगत सिंह नगर को इसमें शामिल किया जाता है। पारंपरिक रूप से अगर बिष्ट दोआब को देखा जाए तो 6 उप प्रदेशों में इसको विभाजित किया गया है। कौन कौन से 6 उप प्रदेश हैं? एक तो आपका मंझकी क्षेत्र है, दूसरा आपका डोना क्षेत्र, धाक क्षेत्र, सिरोबाल क्षेत्र है, कांदी क्षेत्र और बेट क्षेत्र है। ये आपके 6 क्षेत्र हो जाएंगे। बिष्ट दोआब का सामान्य अर्थ समझ लीजिए, यानी कि B फॉर ब्यास नदी है और सतलज फॉर यानी कि ST फॉर यहाँ पे सतलज नदी है। इनके मध्य का स्थलीय क्षेत्र होता है। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। जलोढ़ मैदान का ये बना होता है। चलो आगे बढ़िए। यहाँ पे दोआब के नाम दिए गए हैं और नदियाँ दी गई हैं, जो आप लोगों से जो क्वेश्चन पेपर होता है कई बार पूछा गया है। बिष्ट ब्यास और सतलज नदियों के द्वारा बना होता है। बारी ब्यास और रावी के द्वारा। चुज यानी कि चुज या फिर चेज चिनाब और झेलम के द्वारा। रचना या फिर रेचना रावी और चिनाब नदी के द्वारा। ठीक है, तो ये सभी दोआबों को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे भी यही है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं। चलो, जो भारतीय राज्य पंजाब का मांझा मैदान देखें तो इसमें अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर,
और आपका तरन तारण जिलों से मिलकर के बना हुआ है। मांझा मैदान इसको कहा जाता है और ये कहाँ पे है? पंजाब प्रदेश में है। मांझा मैदान नदियों के द्वारा हिमालय की पर्वत श्रेणियों की जो पदस्थली भाग होते हैं, फुट हिल्स होते हैं, इनके द्वारा लाए गए ग्रेवल्स यानी कि बजरी, सिल्ट, मृतिका और रेत से युक्त जो जलोढ़ मैदान होते हैं ये, ठीक है। मांझा का अर्थ क्या होता है? मिडिल यानी कि मध्य, केंद्र या फिर जो आपका हृदय स्थल क्षेत्र होता है। और इस तरह मांझा का नामकरण जो हुआ था अविभाजित पंजाब में 1947 के पूर्व में हुआ था और मध्य में स्थित होने के कारण इसका नामकरण क्या पड़ा? मांझा पड़ा। मांझा मैदान लगभग समतल तथा नीरस और जलोढ़ मैदान है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार के कोई उच्चावच का नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि उच्चावच का यहाँ पे अभाव है। इस प्रदेश में ब्यास, रावी और सतलज नदियों के द्वारा सेडिमेंट्स लाए जाते हैं और ये तीनों नदियाँ यहाँ से होकर के प्रवाहित होती हैं। भारतीय राज्य पंजाब का अमृतसर, पठानकोट और गुरदासपुर, तरनतार जो जिले हैं यहाँ पर ये इनके क्षेत्र यहाँ पर शामिल होते हैं और मांझा मैदान ये बनाते हैं। आगे बढ़ें। पंजाब मैदान के जो मांझा मैदान है तथा प्रदेश को देश का खंजर हाथ कहा जाता है, यानी कि तलवार हाथ इसको कहा जाता है, क्योंकि इस प्रदेश से बड़ी संख्या में नवयुवक जो हैं भारतीय सेना में भर्ती होते थे और अब भी यहाँ पे हो रहे हैं। जो मांझा प्रदेश है इसको बहादुर सिखों का पालना कहा जाता है, क्योंकि जो मांझा के सिख हैं वो बहादुर होते हैं, लड़ने वाली प्रकृति के होते हैं और यही कारण है कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे इन्होंने मांझा क्षेत्र में ही सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। चलो आगे बढ़िए। अब पढ़ेंगे गंगा का मैदान। गंगा का मैदान जो भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत गंगा का मैदान है। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में प्रायद्वीप भारत के मध्य में जो जलोढ़ रचना यानी कि एलुविलियम फॉर्मेशन वाला संक्रमण मंडल इसको कहा जाता है। शैल की दृष्टि से देखा जाए तो गंगा का मैदान इसमें सिल्ट, क्ले, ग्रेबल और रेत के विभिन्न संयोजन वाले जलोढ़ का ये बना होता है। आगे बढ़िए। तो जो गंगा मैदान की आधार चट्टानें हैं विंध्यन क्रम की अवसादी चट्टानें हैं। ये आप लोग टाइम पीरियड याद रखा कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। गंगा मैदान पश्चिम में यमुना नदी से लेकर के पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक ये 1500 किलोमीटर की लंबाई में, उत्तर में शिवालिक हिमालय पर्वत श्रेणियों से, दक्षिण में प्रायद्वीप भारत के मध्य में ये औसत चौड़ाई आप लोग याद रखिएगा क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और इसमें ये विश्वास किया जाता है कि जो गंगा मैदान की आधार चट्टानें हैं यानी कि बेस रॉक्स हैं विंध्यन क्रम की अवसादी चट्टानें हैं, परंतु अधिक गहराई तक ड्रिल करने पर आधार चट्टानों का पता अपन लोग नहीं लगा सके हैं। ठीक है। शैल की रचना। तो जो गंगा का मैदान है एक नीरस उच्चावच रहित जलोढ़ प्रदेश है। केवल भाबर क्षेत्र में बोल्डर, कोबुल, पेबुल इनके जमाव आप लोगों को देखने को मिलते हैं। गंगा मैदान के जलोढ़ भूभाग की रचना जो है नदियों के द्वारा लाए गए सिल्ट, क्ले, रेत, बजरी के द्वारा हुई। ठीक है। और जो गंगा मैदान है इसके जलोढ़ का सही सटीक गहराई का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है, परंतु जो ब्रिटिश भौमिकीविद हैं जिनका नाम आप लोग याद रखेंगे रिचर्ड डिक्सन ओल्डहम, इनके अनुसार जो है अनुमान लगाया गया था कि जो जलोढ़ की मोटाई है वो कितनी है 4000 से लेकर के 6000 मीटर तक इनकी मोटाई हो सकती है। गंगा के जो जलोढ़ या फिर कांप हैं इनको दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक तो आप लोगों का खादर यानी कि नदियों के किनारे वाले जो सहारे बाढ़ मैदान के जो नए क्षेत्र होते हैं या फिर नए जलोढ़ जमाव होते हैं उनको आप लोग खादर भूभाग बोलते हो। बांगर जो पुराने जमाव होते हैं उनको आप लोग बांगर भूभाग बोलते हो। ठीक है। तो जो गंगा मैदान के भूभाग दिए गए हैं उनका यहाँ पे संगठन दिया गया यानी कि कंपोजिशन दिया गया है। भाबर है जिसको कंकर पेन प्रदेश इसको कहा जाता है। तराई में आपके ग्रेवल निक्षेप पाए जाते हैं। खादर में सिल्ट और क्ले पाई जाती है। बांगर में पुराना जलोढ़ पाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब जो भाबर भूभाग है इसमें कंकर पेन का निर्माण होता है और तराई भूभाग में बजरी का निक्षेप रहता है। तो ये भी अपन लोगों ने जो यहाँ पे पढ़ा है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। जो विस्तृत बाढ़ मैदान है, गुम्फित जलधाराएं, मियांडर, ऑक्सबो झील है यानी कि छाड़न झील जिसको आप लोग बोलते हो, मध्य तथा निचले गंगा मैदान के विशिष्ट उपलक्षक हैं। ब्लफ यानी कि गोलाकार क्लिप होते हैं जो नदियों के बाढ़ मैदानों के अंतिम सीमा पर स्थित होते हैं और नदियों के ब्लफ अधिकतम बाढ़ के समय जल के फैलाव की अंतिम सीमा निश्चित यानी कि तय करते हैं। भावगत दृष्टि से अपन लोग देखें तो जो गंगा का मैदान है
उच्च उच्चावच युक्त यानी कि कटक और घाटी स्थलाकृति वाला प्रदेश नहीं है। संपूर्ण गंगा का मैदान जो है भावकृतिक समरूपता होने के बावजूद आकृति में आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि विभिन्नता इनमें पाई जाती है। तो आकृति के अनुसार इनको 3 भागों में कैसे बांटा गया है? एक आप लोगों का ऊपरी गंगा मैदान, दूसरा आप लोगों का मध्य गंगा मैदान और तीसरा है आप लोगों का निचला गंगा मैदान। ठीक है, तो जो गंगा के मैदान की ऊंचाई है जो आपका सहारनपुर है, इसके पास में कितनी है सागर तल से? 276 मीटर ऊंची है। और गंगा मैदान की सामान्य ढाल प्रवणता है उत्तर पश्चिम से आप लोग जाएंगे दक्षिण पूर्व की ओर में है, इस तरीके से है। ठीक है, चलो। और गंगा मैदान और जो गंगा नदी उसकी सहायक नदियों के द्वारा, जिसमें आप लोग यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, कोसी, सोन, इन नदियों के द्वारा ये प्रभावित होता है। और भावगतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो गंगा का मैदान है एक नीरस भूभाग है, क्योंकि जो पर्वतीय और जो घर्षित पठार हैं इनके उच्चावच यहाँ पे सर्वथा क्या है? अभाव देखने को मिलता है। क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है? तो यहाँ पे आपको मियांडर देखने को मिल जाएंगे, गोखो झील, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ के मैदान, ब्लफ, ये सब उच्चावच आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। गंगा के मैदान की जो अधिकतम ऊंचाई है वो सहारनपुर के पास में है और उसके बाद में ये ऊंचाई जो है घटती चली जाती है। ठीक है, और सागर द्वीप के पास में कितनी रह जाती है? केवल 3 मीटर रह जाती है। अब पढ़ें ऊपरी गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान, इनकी सीमाओं का निर्धारण उत्तर में 300 मीटर की समोच्च रेखा के द्वारा शिवालिक श्रेणियों के पदस्थली द्वारा, पश्चिम में यमुना नदी के द्वारा, दक्षिण में प्रायद्वीप भारत के अग्रदेश के द्वारा तथा पूर्व में 100 मीटर की समोच्च रेखा के द्वारा होता है। ऊपरी गंगा का जो मैदान है उत्तर प्रदेश में कितना है? 1,49,029 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्र है। आगे बढ़िए। और जो ऊपरी गंगा मैदान है वर्षा ऋतु में बांगर तथा और जो खादर क्षेत्र है वहाँ पे अवनल का अपर्दन ये बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, आगे देखें तो एलडी स्टैम्प है और OH के स्पीड, इन्होंने ऊपरी गंगा मैदान का पूर्वी सीमा का निर्धारण के लिए 100 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इसका उपयोग किया था, यानी कि आइसो हाइट्स का इन्होंने उपयोग किया था, परंतु इसके अधिकांश जो भूगोलविद थे उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो वार्षिक वर्षा की मात्रा है वो कालिक यानी कि टेम्पोरल तथा स्थानिक स्पाशियल परिवर्तन होता रहता है। यानी कि जो 100 मीटर की समोच्च रेखाएं हैं जो बताई थी एलडी स्टैम्प और OH के स्पीड ने, ये इनके द्वारा क्या होता है? ऊपरी गंगा जो है मैदान की पूर्वी सीमा का निर्धारण किया जा सकता है, ना कि कंप्लीट का। आगे बढ़े तो जो RL सिंह है इन्होंने 1971 में जो ऊपरी गंगा का मैदान है इसके 2 मध्य स्तरीय यानी कि मीसो लेवल बताया, जिसमें आपका उत्तरी ऊपरी गंगा प्रदेश और दूसरा यहाँ पर दक्षिणी ऊपरी गंगा प्रदेश। और फिर से इन्होंने गंगा के मैदान को 5 सूक्ष्म स्तर यानी कि माइक्रो लेवल्स में इन्होंने विभाजित किया। वो माइक्रो लेवल कौन कौन से हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। रोहेलखंड मैदान, अवध मैदान, ऊपरी गंगा यमुना दोआब, निचला गंगा यमुना दोआब और ट्रांस यानी कि पार यमुना दोआब। ठीक है, ये पांचों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। जो ऊपरी गंगा मैदान है इसके गंगा यमुना दोआब में जलोढ़ यानी कि कांप की गहराई मोटाई जो है 1000 से 2000 मीटर के बीच में पाई जाती है। ऊपरी गंगा मैदान में अफवाह प्रतिरूप किस तरीके का मिलता है? तो वो आपका पादपाकार अफवाह प्रतिरूप यानी कि डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, और जो ऊपरी गंगा मैदान है इसमें मृदा क्षरण एवं मृदा क्षति इनकी प्रमुख प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है? अवनलिका तथा अंतर नलिका अपरदन यानी कि रिल एंड इंटर रिल्स इरोजन होता है। ऊपरी गंगा का जो मैदान है इनका अवध और जो अवध मैदान घाघरा तथा गोमती नदियों के द्वारा प्रभावित होता है। ठीक है, यानी कि जो ऊपरी गंगा का मैदान है यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो कौन किसके द्वारा यहाँ पे जो सेडिमेंट्स होते हैं वो प्रभावित होते हैं? वो घाघरा और गोमती नदियों के द्वारा। जो घाघरा नदी है एक कुख्यात नदी है क्योंकि अक्सर अपना मार्ग क्या करती है? ये बदलती रहती है और विकराल बाढ़ उत्पन्न करती है। अवध मैदान जिसमें आप लखनऊ, अयोध्या, देवीपाटन, प्रयागराज और कानपुर मंडलों को शामिल करते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। ऊपरी गंगा मैदान गंगा सिस्टम के एकल अपवाह के द्वारा प्रभावित होता है। ऊपरी गंगा मैदान की जो अधिकांश नदियां हैं समानांतर अपवाह का मार्ग अनुसरण करती हैं, यानी कि एक ही दिशा में चलती जाती हैं। मुख्य नदी से न्यून कोण पर ये मिलती हैं।
और यहाँ की जो मेन नदियाँ हैं उसमें नाम आप लोग याद रखेंगे, गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा और गोमती नदियाँ हैं। और इनकी सागर तल से ऊंचाई अगर आप लोग देखोगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर में ये घटती जाती है। और जो ऊपरी गंगा का मैदान है, दोआब में बांगर क्षेत्र और निचले गंगा यमुना दोआब में खादर क्षेत्र है। यानी कि ऊपरी जब दोआब में जाओगे आप लोग तो वहाँ पे आपको बांगर क्षेत्र मिलेगा और निचले दोआब में आपको खादर क्षेत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, नदियाँ न्यून कौन पर मिलती हैं ये अभी अपन लोगों ने पढ़ ही लिया है। प्रादेशिक ढाल में अगर देखें तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर में ये घटती जाती हैं, ये भी अपन लोगों ने पढ़ लिया। और जो ऊपरी गंगा मैदान की नदियां हैं इनके प्रवाह वेग में भारी कमी हो जाने के कारण जो जलधाराएं होती हैं वो गोखुर झीलों में और सबके मियांडर वगैरह में ये बदल जाती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। और द्वीप भी यहाँ पे बनते हैं। ऊपरी गंगा मैदान का जो उत्तर पश्चिमी वाला भाग है रोहिलखंड मैदान तथा प्रदेश, जो कि बरेली और मुरादाबाद मंडलों में स्थित है, जो सूक्ष्म स्थलीय स्थलाकृतियाँ आकृतियों के आधार पर जो ऊपरी गंगा मैदान है इनको बांटा गया है उप पर्वतीय मंडल, गंगा घाघरा दोआब, गंगा यमुना दोआब और यमुना पार दोआब। ठीक है, इनमें इसको बांटा गया है 4 प्रकारों में। जो ऊपरी गंगा मैदान है इनकी स्थलाकृतियों में जलोढ़ पंख, शंकु, प्राकृतिक तटबंध, नदियों के ब्लफ, बाढ़ के मैदान, गोखुर झील, कटाफटा नदियों का किनारा और बांगर उच्च भूमि, ये सब आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और जो रोहिलखंड मैदान है जो पहले रामपुर स्टेट में था, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये रामपुर, बरेली, मुरादाबाद इन मंडलों को ये शामिल करता है। खासकर आप लोगों से ये मंडल वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बुक है तो बुक में डीपली दिया जाता है, तो इस तरीके से आप लोग पढ़ लीजिए इनको। मध्य गंगा का मैदान तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और समस्त बिहार के मैदानों में है। ऐसी कोई इसकी स्पष्ट सीमा नहीं है जो कि मध्य गंगा का मैदान है इसको ऊपर तथा निचले गंगा के मैदान से अलग कर सके, तो कोई भी यहाँ पे सीमा नहीं है। जो मध्य गंगा का मैदान है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे कि वही घाघरा, गंडक, कोसी और इनकी सहायक नदियों के द्वारा ये मैदान आपका बना हुआ है। ठीक है, जो मध्य गंगा का मैदान है नदियों में विसर्पित प्रवाह मार्ग विकसित किया गया है, तो जब इनका वेग कम होता जाएगा तो मार्ग क्या होगा, जो नदियां हैं इनका वेग भी कम होगा तो मार्ग भी विसर्पित होगा। मध्य गंगा मैदान ऊपरी तथा निचले गंगा मैदान के लगभग समान ही है क्योंकि तीनों क्या है, भौमिकीय हैं, भावगत दृष्टि से लगभग समरूप हैं। मध्य गंगा मैदान के जो जलोढ़ भूभाग हैं इनको मंद ढाल के कारण नदियों की जलधारा प्रवणता में अत्यंत कमी होने के कारण अति सर्पिलाकार या फिर वक्राकार विसर्पित मार्ग यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। RL सिंह के द्वारा 1971 में जो मध्य गंगा का मैदान है इनको 2 प्रकारों में बांटा गया। जिस तरीके से अभी अपन लोगों ने ऊपरी गंगा को देखा उसी तरीके से मध्य गंगा भी है, तो उत्तरी मध्य गंगा और दूसरा है दक्षिणी मध्य गंगा। फिर इनको 6 सूक्ष्म स्तरीय प्रदेशों में बांटा। 6 कौन कौन से हैं? ऊपरी गंगा को उन्होंने कितने में बांटा था? 5 में बांटा था। और मध्य गंगा को 6 में बांटा है। कौन कौन सा है? गंगा घाघरा, सरयू मैदान, मिथिला मैदान, कोसी मैदान, सोन गंगा जल विभाजक और मगध मैदान, इन 6 प्रदेशों में उन्होंने बांटा। ठीक है, जो उत्तरी मध्य गंगा का मैदान है अनेक पुरा जलधारा या फिर परित्यक्त जलधारा यहाँ पे जैसे कि गोखुर झीलें, ताल, ये सब पाए जाते हैं। गंगा नदी की तली अकारकी के अंतर्गत अनेक रिफल्स, पुल, ब्रेड, रेतरोद और रेत द्वीप, सैंड फ्लैट, इन सभी को यहाँ पे शामिल किया जाता है। फिर आएगा आपका दक्षिण मध्य गंगा मैदान, जिसे दक्षिण बिहार का मैदान भी कहा जाता है, जो गंगा नदी के दक्षिण में स्थित है। बिहार के 16 जिले इसमें शामिल हैं। दक्षिण बिहार मैदान उत्तर में गंगा नदी और उत्तरी मध्य गंगा मैदान द्वारा, पूर्व में बंगाल बेसिन के द्वारा और दक्षिण में रोहतास पठार तथा छोटा नागपुर पठार के द्वारा, ये पश्चिम में अवध मैदान के द्वारा ये घिरा हुआ है। इतना डीप आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आप लोगों को पढ़ के एक बार ओवरव्यू लेकर चला जाना है। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। बाकी का ये मध्य बिहार के लगभग 44,900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सागर तल से ऊंचाई यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर में जाओगे तो ये इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, ये आप लोग को याद रखना है। सोन नदी इस प्रदेश को 2 भौतिक सांस्कृतिक इकाइयों में विभाजित करती है। एक है आप लोगों का पश्चिम में गंगा सोन, दूसरा है आपका पूर्व में मगध अंग प्रदेश। आगे बढ़े तो जो दक्षिण गंगा का मैदान है, यह दक्षिण बिहार का मैदान भी इसको कहा जाता है। 150 मीटर इसकी सागर तल से ऊंचाई है और उत्तरी सीमा पर ये कितनी रह जाती है? 30 मीटर रह जाती है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर में ये बढ़ रहा है। फिर आगे देखें निचला गंगा का मैदान।
ये दार्जिलिंग हिमालय की पदस्थली में दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी तट यानी कि 580 किलोमीटर की लंबाई में ये फैला हुआ है। पश्चिम में छोटा नागपुर पठार है और बांग्लादेश की सीमा तक ये 200 किलोमीटर की चौड़ाई में है। निचले गंगा का मैदान 1/3 से अधिक क्षेत्र से डेल्टा प्रदेश के अंतर्गत आता है, यानी कि ज़्यादातर जो क्षेत्र है इसका डेल्टा प्रदेश में चला जाता है। और यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के अपवाह तंत्र के द्वारा ये प्रभावित होता है। आर.एल. सिंह ने 1971 में जो निचले गंगा का मैदान था इसको भी 3 प्रदेशों में बांटा है। कौन कौन से? उत्तरी बंगाल, दूसरा है आपका डेल्टा मैदान, तीसरा है आपका रामगढ़ मैदान, ठीक है। और 8 सूक्ष्म स्तरीय प्रदेशों में उन्होंने बांटा है। तो 8 कौन कौन से हैं, इनके नाम आप लोग याद रखिएगा। एक तो आपका डुआर ट्रैक्ट प्रदेश हो जाएगा, तिस्ता बाढ़ का मैदान है, मोरीबन डेल्टा, प्रौंड डेल्टा, सक्रिय डेल्टा, मयूराक्षी मैदान, बांकुड़ा और आपका मिदनापुरा प्लेन, ठीक है। इनको आप लोग याद रखेंगे। ये 8 इन्होंने सूक्ष्म क्षेत्रों में विभाजित किए थे। जो निचले गंगा का मैदान है उत्तरी भाग का निर्माण तिस्ता, जलधा और टोरसा नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। और जो निचले गंगा का मैदान है इसमें राढ़ के मैदान के अंतर्गत स्थित मयूराक्षी मैदान, इसमें उच्च परिमाण वाली बाढ़ों की आवृत्ति में इसलिए कमी हुई है क्योंकि जो मयूराक्षी नदी है एवं अन्य नदियां कई बांधों से होकर के बैराजों का निर्माण किया गया है। जैसे आपका मासनजोरी बांध है, तिलपारा बांध है और ब्राह्मणी है, डेवचा है, ये और बरकेश्वर, ये सब बांध बनाए गए जिनके कारण ये जो नदी है इनमें क्या हो गया, पानी की कमी आई है। तो ये हो गया आप लोगों के मैदान। उसके बाद में शुरू होंगे अपन लोग कल से डेल्टा, ठीक है। डेल्टा को अपन लोग कल पढ़ेंगे। तो ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।